स्टार्ट करते हैं हम एनएलएम का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एकदम सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। जैसे पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन कराया था जिसमें टेंशन क्या था, टेंशन इज इक्वल टू mg(x/L) था। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। एक रोप को टांगा गया है एक मास m में और बताना है इसमें टेंशन, वो जो टेंशन है x डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर उस x डिस्टेंस को L माइनस स्मॉल एल कर दिया गया है, L माइनस स्मॉल एल। बस x की जगह पर L माइनस स्मॉल एल की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है ये x है और इसको L माइनस स्मॉल एल कर देनी है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। इसका एम स्टार क्या था, इसका एम स्टार क्या था, इसका एम स्टार ये था कि जब x की वैल्यू 0 होती है तो फिर टेंशन कितना होता था, x की वैल्यू 0 होती तो टेंशन 0 हो जाता था। वैसे ही अगर L माइनस आई मतलब L की वैल्यू 0 होगी तो टेंशन कितना हो जाएगा। अगर मैं L को 0 पुट करूँगा तो आंसर क्या हो जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू mg हो जाएगी। L का 0 होने का क्या मतलब है, L का 0 का मतलब है कि ये वाला पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम टेंशन कितनी होती है, मैक्सिमम टेंशन mg होती है। जैसे अब आप अगर कभी पेड़ पर अगर आप लटके होंगे दोनों हाथ के बल, तो आपको सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ फील होगी, पैर में या हाथ में। सबसे ज़्यादा टेंशन हाथ में होता है, पैर में नहीं होता है। जितना ज़्यादा वेट जिस पॉइंट से लटका होगा उस पॉइंट का उतना ज़्यादा टेंशन होता है। जैसे यहाँ पर टेंशन मैक्सिमम होगी, धीरे धीरे टेंशन कम होगी। अगर कोई इंसान पेड़ से लटका होगा, ये कोई इंसान है, ये उसका हाथ है, तो धीरे धीरे टेंशन नीचे कम होती है, तो उसके हाथ पे सबसे ज़्यादा टेंशन होगा। तो उसी तरह ये क्वेश्चन है और ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। कैसे होगा मैंने एम स्टार से भी बता दिया आपको और मेथड से भी बता दिया। आप L को 0 रखिए, L को 0 रखेंगे तो फिर आपका जो आंसर है टेंशन का वो mg आ जाएगा। L को 0 रखने पर टेंशन इज इक्वल टू mg और L को L रखने पर जो स्मॉल l है उसकी वैल्यू कैपिटल L अगर आप रखेंगे तो टेंशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। टेंशन की वैल्यू 0 कहाँ होगी, एकदम नीचे वाले पॉइंट पे। जैसे आपके पैर में एकदम टेंशन कम होगा अगर आप पेड़ से लटकेंगे, तो वैसे ही जब रोप में मास बंधा हुआ है तो एकदम नीचे वाले पार्ट में टेंशन 0 होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह है, थोड़ा सा सिर्फ इसमें ये चेंज है कि इसमें F मास एक्स्ट्रा लगाया गया है। F मास एक्स्ट्रा लगाया गया है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसमें F ऐड हो जाएगा। जैसे अब इसमें एम स्टार लगाते हैं, एम स्टार क्या लगाएंगे, x इज इक्वल टू 0। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो टेंशन क्या होता है, x की वैल्यू 0 रखने पर टेंशन क्या होता था, पिछले क्वेश्चन में देख लो, x की वैल्यू 0 रखने पर टेंशन 0 हो जाता था। x की वैल्यू 0 रखने पर टेंशन 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये f नहीं लगा होता तब यहाँ पर एक्स्ट्रा f लग गया है तो प्लस f हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0 रखने पर टेंशन इज इक्वल टू f हो जाएगा और x की वैल्यू L रखने पर जो पूरा लेंथ है क्या हो जाएगा, टेंशन की वैल्यू हो जाएगी mg होती अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स f नहीं लगा होता, f है इसलिए mg प्लस f हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन वेरीफाई कर लो, देखो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखता हूँ तो टेंशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, दूसरा ऑप्शन कैंसिल हो गया, पहला ऑप्शन पहले से कैंसिल है क्योंकि इसमें x और l है ही नहीं। अब बचा थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में हम x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा, लेकिन x की वैल्यू 0 रखने पर आंसर t इज इक्वल टू f आना चाहिए। तो x की वैल्यू फोर्थ में भी रखने पर आंसर t इज इक्वल टू f नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड में देखते हैं, mg में x की वैल्यू 0 रखेंगे, जब इसको 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो l से l कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, t इज इक्वल टू f बचा कि नहीं बचा, बचा ना, हो गया ये क्वेश्चन भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन उसी टाइप का है लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं है। इसका पैटर्न पिछले वाले क्वेश्चन में बताया गया था, फिर भी इसको करते हैं, पिछले वाले मेथड से नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको एनएलएम आना क्या चाहिए, बस चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो रस्सी है, जिस रस्सी से इस मास को लटकाया गया है उस रस्सी का भी मास दे दिया है, यही इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो 10 मीटर की रस्सी है जिसका मास कितना है, 10 किलो। तो 1 मीटर रस्सी का मास कितना होगा, 1 मीटर रस्सी का मास कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 1 मीटर का मास 10 kg होगा। तो 1 मीटर का मास 1 kg होगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 मीटर रस्सी का मास कितना होगा, 3 kg होगा। 3 मीटर रस्सी का मास पता चल गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक रस्सी का मास 3 मीटर है, लेंथ दी गई है, मास हमने कैलकुलेट किया 3 kg। अब इस पॉइंट पर जितना पॉइंट नीचे रहता है उसी पॉइंट पर टेंशन लगता है। तो पहले से एक 10 किलो का मास है और 30
3 किलो की रस्सी है, टोटल 10 किलो की है, लेकिन जहाँ पर वो 3 किलो हो रहा है वहाँ से हमको टेंशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? दोनों बॉडी को एक कर लो, 10 किलो ये हो गई और 3 किलो की रस्सी हो गई। 3 किलो की रस्सी तो कितना हो जाएगा? 13 केजी। जब 13 केजी हो जाएगा तो 13 केजी नीचे लगेगा। जब 13 केजी नीचे लगेगा तो कैसे निकालेंगे? 13 केजी नीचे लगेगा। नीचे कितना लगता है? mg लगता है। m की वैल्यू यहाँ पर 13 है, g 10 होता है, तो कितना आ जाएगा आंसर? 130 न्यूटन विल बी आंसर। इसका आंसर एकदम सिंपल था। आपको सिर्फ ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना था कि 10 मीटर की रस्सी है और 10 किलो की है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो 1 मीटर की रस्सी 1 किलो की होगी, तो इसीलिए 3 मीटर की रस्सी 3 किलो की होगी। हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा है 3 मीटर ऊपर टेंशन, इसीलिए मैंने 3 मीटर का मास निकाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है। 2 ब्लॉक रखे गए हैं, इस ब्लॉक पर फोर्स 10 न्यूटन की लगाई जा रही है। तो पूछ रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन 2 kg ब्लॉक 4 kg पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और 4 kg 2 kg पर। ब्लॉक जो है वो स्टैटिक है, मतलब रेस्ट में है, मतलब मूव नहीं कर रहा है। जब कोई चीज़ मूव नहीं कर रही है, रेस्ट में है, तो उस पर एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स जीरो होगी। एफ नेट विल बी जीरो। तो अगर एफ नेट जीरो है तो यही जो फोर्स लग रही है वही नॉर्मल हो जाएगी। तो N1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। N1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन सिंपल सा है। क्वेश्चन में एक पुल्ली है, पुल्ली पर मास 10 किलो का लटकाया गया है और दूसरे साइड 12 किलो का मास उस पर रखा गया है। वो ज़मीन से टच है, 12 वाला ज़मीन से टच है, 10 वाला हवा में लटका है और वो पुल्ली से कनेक्टेड है। अगर ये पुल्ली से कनेक्टेड है तो हमको नॉर्मल रिएक्शन बतानी है। नॉर्मल रिएक्शन 12 kg की वजह से, इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन बताना है। नॉर्मल रिएक्शन मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन इसमें कैसे निकालेंगे? इसमें नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं? सिंपल, इसमें टेंशन देखते हैं, स्ट्रिंग में टेंशन कितना है। ये नीचे कितना टेंशन है? इसमें T है। अगर इसमें T है तो इसमें भी T है। देखो, जब तक स्ट्रिंग सेम रहती है तब तक अलॉन्ग पूरे स्ट्रिंग के अलॉन्ग टेंशन सेम रहता है। मास 10 kg है तो फिर कितनी फोर्स हो जाएगी? 100 न्यूटन। जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 न्यूटन। तो जो T1 है, T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 न्यूटन। मुझे T1 की वैल्यू मिल गई। नॉर्मल ये है, 12 kg ज़मीन पर नॉर्मल लगाएगा और ज़मीन 12 kg पर नॉर्मल लगाएगी। अब यहाँ पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? एक नॉर्मल लग रहा है ऊपर साइड, एक टेंशन लग रहा है। हमेशा देखिए टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। सर ने बताया था ना, जिस पॉइंट से टेंशन निकालनी है वहाँ पर बैठ के छाता खोल दो, मतलब वहाँ से दूर। तो यहाँ पर 2 फोर्स ऊपर साइड है और 1 फोर्स नीचे साइड है। नीचे कौन सी फोर्स है? नीचे mg है। mg मतलब 12g। तो n प्लस टी इज इक्वल टू 12g। n प्लस टी इज इक्वल टू 12g। इसको इक्वेट करते हैं। निकालना क्या है? n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालते हैं। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t माइनस 12g। अब t की वैल्यू हम लोग ने पहले ही निकाल ली है। कैसे निकाल ली है? टेंशन से। तो ये था 100 न्यूटन, ये था 100 न्यूटन ये था 100 न्यूटन। ये यहाँ पर गलत हो गया, 12g माइनस टी है। टी इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो 120 न्यूटन। तो 12g जो है 12 गुणे 10 माइनस 100। आंसर n की क्या आ जाएगी वैल्यू? n की वैल्यू आ जाएगी 20। 120 में से 100 जाएगा तो 20 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए ऐसे अभी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा छोटा सा डेटा पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर एक ये वायर है, इसमें एक पुल्ली लगी है और ये दूसरा वायर है, इसमें टेंशन T है, इसमें टेंशन, दोनों एक ही साइड बनाना था, इसमें टेंशन T है। अगर दोनों में टेंशन T है तो इसमें टेंशन कितना होगा? 2T होगा। बस इतनी चीज़ आपको याद रख लेनी है। अगले 5 क्वेश्चन में सेम चीज़ मिलेगी। मैं दोबारा से नहीं एक्सप्लेन करूँगा, सीधे बताऊँगा। इसमें T है, इसमें T है, तो इसमें 2T है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ जितना ये टेंशन होगा ये उसका डबल होगा। अगर मान लो मैं इसको T/2 लिखता हूँ और इसको T/2 लिखता हूँ तो ये T हो जाएगा। जैसे इसकी वैल्यू मैं अगर 5 लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू 10 आएगी। ये आना चाहिए, इसका ये डबल होना चाहिए, क्योंकि नीचे 2 टेंशन है, ऊपर 2 टेंशन है, तभी वो दोनों को बैलेंस करेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरीके से करेंगे। मास निकालना है। मास कैसे निकालेंगे? ये 10 kg का ब्लॉक है। 10 kg का ब्लॉक कितना टेंशन देगा? 100 न्यूटन। इसमें जो टेंशन है अवे फ्रॉम द पॉइंट वो 100 न्यूटन है। 100 न्यूटन मेरा टेंशन आ गया। तो देखो इसका डबल इसमें होगा। इसमें 100 न्यूटन है तो इसमें कितना होगा? इसमें भी 100 होगा
एक सेकेंड, अगर इसमें 100 न्यूटन है मतलब इसमें इन दोनों में इसका आधा होगा, मतलब इसमें 50 है और इसमें भी 50 है, ठीक। ध्यान से देखो, अब अगर इसमें 50 है तो इसमें भी 50 है, इसमें 50 है तो इसमें भी 50 है। जब तक स्ट्रिंग सेम रहती है तब तक टेंशन सेम रहता है। अब इन दोनों में 50 है तो 50 और 50 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन। अब 100 न्यूटन इन दोनों वायर में है, दोनों वायर में 100 है तो 100 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 200 न्यूटन। अब ये वाली चीज़ अगर आपको एक बार अच्छे से समझ में आई रहेगी तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि ये कहाँ 100 हो जा रहा है, कहाँ 200 हो जा रहा है। अब यहाँ पर ये 200 हो गया, अब 200 न्यूटन हो गया तो ये नीचे कितना लगाएगा, क्या कितना लगाएगा, फोर्स mg, नीचे mg लगा रहा है, ऊपर 200 है तो mg इज इक्वल टू 200। तो मुझे m की वैल्यू निकालनी है, g की वैल्यू क्या होती है 10, m इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 10। तो एक 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो मास कितना आ जाएगा 20। अब इसी क्वेश्चन को सर ने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। सर ने टी के फॉर्म में दिया था, लेकिन टी के फॉर्म में क्वेश्चन करना थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको? मुझे खुद लगता है, वैल्यू रहती है तो मज़ा आ जाता है सॉल्व करने में। तो चलते हैं, करते हैं। ये 10 न्यूटन है, 10 केजी है, तो 10 केजी है तो टेंशन कितना आ जाएगा इसमें टेंशन आ जाएगा 100 न्यूटन। अब इसमें अगर 100 न्यूटन है तो इस वायर में 100 न्यूटन है, तो इस वायर में 100 न्यूटन है, क्योंकि देखो स्ट्रिंग सेम है, जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगी तब तक उसमें टेंशन सेम रहेगा, जब समझे। अब 100 न्यूटन इसमें है, 100 न्यूटन इसमें है, तो इसमें कितना हो जाएगा 200 न्यूटन, इसमें 200 न्यूटन हो गया। अब इसमें 200 न्यूटन है तो ये स्ट्रिंग सेम है तो 200 न्यूटन, तो ये जो दो स्ट्रिंग है इसकी वजह से इसमें कितना आ जाएगा टेंशन 400 न्यूटन। तो 400 इज इक्वल टू mg। अब m की वैल्यू कितनी है यही तो निकालना है, g की वैल्यू कितनी है 10, 10 से m इज इक्वल टू 40 kg मास आ गया। हो गया क्वेश्चन सिंपली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देख के दिल खुश हो जाता है। क्यों पता है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है। एंगल कैसे निकालेंगे, कंपोनेंट लेके। आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वेक्टर की। ये T1, ये T2, ठीक। यहाँ पर T1 cos थीटा, T2 cos थीटा, दोनों की वजह से हो गया। और नीचे कितना लटकेगा, √2mg। जी की वैल्यू कितनी 10, mg ले लेते हैं अभी। अब देखो क्या करेंगे, नीचे वाले x एक्सिस में 0 करेंगे। कैसे करेंगे, T1 cos थीटा प्लस T2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या, √2mg। तो mg से क्या क्या कैंसिल होगा, T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी, T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी। ये टेंशन है, इसमें क्या है टेंशन m है, ये भी मास सेम है, तो T1 की वैल्यू भी mg हो जाएगी, mg cos थीटा। T2 की वैल्यू भी mg cos थीटा। तो यहाँ से क्या होगा, mg से mg कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, cos थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2। चलते हैं यहाँ पर, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू √2 बचा है। अब यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू √2/2। अब √2/2 को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू 1/√2। अब 1/√2 किस एंगल की वैल्यू है, 45 की वैल्यू है ना। इतना तो याद होगा, बेसिक मैथमेटिक्स इतना कमज़ोर नहीं हो सकती नीट वालों की। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। इसका रूट तो ये ऑप्शन ये वाला सही होगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं इसमें। क्यों खास नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी सिंपल है। सॉल्व करते हैं। एक 10 kg का ब्लॉक है, कितना 10 kg का ब्लॉक है, मास ऑफ 10 की सस्पेंडेड वर्टिकली रोप। ये है मेरी दीवार, इसमें 10 किलो लटकाया था और उसको फिर ऐसे थ्रो किया और ये 10 यहाँ पर आया है, ये 10 किलो यहाँ पे आया है। ये एंगल 45 है, एंगल 45 है। तो पूछ रहा है मास इज इन इक्विलिब्रियम द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। इस पर ये फोर्स अप्लाई की गई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे,
फोर्स को कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे निकालेंगे, cos 45 है ये, नीचे कितना लग रहा है 10g, नीचे फोर्स 10g लग रहा है नीचे, ऊपर कितना लगेगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये फोर्स है, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगी, तो ऊपर क्या होगा, यहाँ पर टेंशन T होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा T cos 45 और यहाँ पर क्या होगा T sin 45, sin 45। अब sin 45 और cos 45 की वैल्यू इक्वल होती है, ये हमको पता है, तो इससे क्या करेंगे, x और y डायरेक्शन की वैल्यू लिखते हैं, क्या करते हैं, x और y की वैल्यू लिखते हैं, T cos 45 और इसको बड़ा कर लेता हूँ, T cos 45 इज इक्वल टू 10g मतलब 100 न्यूटन, और T sin 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स आ जाएगी, ये वैल्यू इक्वल होगी क्योंकि cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं F क्या होगा 100 न्यूटन के बराबर, कौन से ऑप्शन में 100 न्यूटन है, थर्ड ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये वही क्वेश्चन है, सर ने एबीटी बनाया है, मैंने तो बार स्क्रीनशॉट ले लिया था, सर ने इसमें एबीटी बनाया था, मैंने थोड़ी एबीटी गंदी बनाई है बट ठीक है। आगे चलते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास प्रीवियस नॉलेज क्या होना चाहिए, सिंपल सिर्फ इतना, लेमीज थ्योरम क्या कहता है, T1 जैसे अगर ये 3 एंगल है, ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, ऐसे नहीं बनाते हैं, ये है ठीक, ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, ये है गामा, इसमें टेंशन है T1, इसमें टेंशन है T2, इसमें टेंशन है T3, तो T1 और उसके सामने वाला एंगल T1 डिवाइडेड बाय गामा है, अल्फ़ा बीटा गामा है, ओके, तो T1 अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू T3, जो T3 है ये T3 अपॉन साइन बीटा, ये हो जाएगा क्या, लेमीज थ्योरम। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन इसके साथ सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से हो जाएंगे, उसी टाइप का एक ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में T1 और T3, T1 T2 T3 में रिलेशन बतानी है, इसमें TB है, इसमें TA है, इसमें T है, ठीक। तो क्या करते हैं, लेमीज थ्योरम लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, देखो मैं इसमें यहाँ इसको बड़ा करके बना लेता हूँ, ये एक ऐसे आया है, ऐसे है, ऐसे है, इसमें TB है, ABC, A में T1 है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ठीक। अब ये वाली एंगल हमें पहले से दी गई है, कलर चेंज कर लेता हूँ ज़्यादा समझ में आएगा। ये वाली एंगल दी गई है, कितनी है 135 ये वाली एंगल पहले से दी गई है, ये अगर मैं इसको सीधा कर दूं ये 90 होगा, ये 35 है, तो ये कितना होगा, ये 90 है, ये 35 है, ये 90 है, ये 45 है, ये 45 है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी 45 होगा, 45 होगा ना, ठीक है 45 है। अब इसमें हम लेमीज थ्योरम लगाते हैं, देखो T1 ये T3 है, T3 के सामने वाला एंगल पता लग गया, T3 के सामने वाला एंगल क्या है, ये 135 है, T1 के सामने वाला एंगल क्या है, T1 के सामने वाला एंगल ये है, हाँ है, और T2 के सामने वाला एंगल क्या है, T2 के सामने वाला एंगल ये है, ये है T2, ये है T2 के सामने वाला एंगल, ठीक, ये T2 के सामने वाला एंगल है। तो लेमीज थ्योरम इसमें अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, T1 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाय, अब T1 के सामने कितना एंगल है, T1 के सामने ये बैगनी कलर की लाइन कितनी है, 90 + 45, 90 45 135, तो T1 के सामने साइन 135 और T2 के सामने कितना है, T2 के सामने 90 डिग्री है, तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री हो जाएगा
और T3 के नीचे कितना एंगल है? T3 के सामने, T3 के सामने देखो ये वाली लाइन, ये वाली T3 के सामने 135 है, तो T3 के नीचे साइन 135 हो गया। तो रिलेशन बताना है T1 और T2 में। देखो ये T1 साइन 135 साइन 135, तो T1 और T3 इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही है, बाकी आप वेरीफाई कर सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए। देखो ये क्वेश्चन देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देख के ना एग्जाम में बहुत खुशी होती है। ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना, बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर टेस्ट में, हर मॉड्यूल में, सब जगह कचरे की तरह पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले से बताया था, एनएलएम में 10 में से 3 सवाल आपको याद करने होंगे, ये वही सवाल है याद करने वाला। ऐसा सवाल जैसे लिफ्ट में इंसान है, बड़ा बैठा है, टेंशन टी लगा रहा है, टेंशन टी है इस पर, तो इस पर टेंशन टी से खींच रहा है, तो क्या बताना है? व्हाट फोर्स मस्ट मैन एक्सर्ट ऑन रोप, ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो मैंने पहले बताया ऐसे क्वेश्चन को याद किया जाता है, तो मैंने पहले से याद किया है, तो इसका आंसर ये है F इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी। लेकिन मैंने पहले से याद किया, इसका ये मतलब नहीं है कि बताऊंगा नहीं। एक इसका मेथड है, एक हमारा स्टार है, हमें हमारा स्टार से करेंगे, जल्दी होगा। मान लेते हैं लिफ्ट और मैन, जो मैन है उसको स्मॉल m, जो लिफ्ट है उसको कैपिटल M, दोनों को एक बॉडी मान लेते हैं। ठीक, एक यहाँ पर लगा है, एक यहाँ पर लगा है, इस पे टी लग रहा है, इस पे भी टी लग रहा है, और ये ऊपर वाले पर तब कितना लगेगा? देखो फिर से वो क्वेश्चन आया ना जो मैंने बताया था, इस पे टी लग रहा है, इस पे टी लग रहा है, और इस पे भी 2t लगेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? 2t इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m ब्रैकेट में क्या g। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? कैपिटल M और स्मॉल m g/2 आ गई ना। ये मेथड सिर्फ हमारे सर बता सकते हैं, आज तक दुनिया में कोई टीचर नहीं बताया, ऐसा हमारे सर ने बोला था, और जो कि मुझे भी ट्रस्ट है सही है और सही ही होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इसमें T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है, इसको भी लेमीज थ्योरम से ही करेंगे क्या? हाँ, इसको भी लेमीज थ्योरम से ही करेंगे। कैसे करेंगे देखो कैसे करेंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले एंगल दिखाने के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो T2 है, T2 के सामने कौन सा वाला एंगल है? ये वाला, ये देखो T2 है, और T1 के सामने का कितना एंगल है? T1 के सामने वाला ये वाला एंगल है। दो एंगल मिल गया। अब T1 और T2 ही तो निकालना है, और कुछ थोड़ी निकालना है। T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ये देखो ये 90 डिग्री है, क्यों? ये 60 है, मतलब मैं यहाँ लाइन बनाता हूँ, ये 60 है, ये 30 है, फिर ये 60 है, फिर ये 30 है, तो ये 90 हो जाएगा। बताने की ज़रूरत नहीं है, ये 90 है। ठीक, अब देखो ये 90 है, 90 प्लस 60 150, ये 90 प्लस 30 120। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम? T1 डिवाइडेड बाई ये पूरा एंगल लेंगे, कितना है? साइन 150 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T2 के नीचे के सामने क्या है? 90 प्लस 30 मतलब साइन 120, साइन 120 जीरो, इसके आगे समझ लो यार, इतना तो समझ सकते हो। और T3 क्या होगा? T3 की वैल्यू 100 न्यूटन है, पता है। साइन 90 क्या होता है? 1। T3 की वैल्यू 100 न्यूटन। अब T1 डिवाइडेड बाई साइन 150 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। अब यहाँ से T1 की वैल्यू निकल जाएगी। साइन 150 की वैल्यू क्या होती है? साइन 120 और 150 की वैल्यू याद कर लीजिए, मुझे भी नहीं याद है। कैसे याद करना है? ऐसे याद करना है, हमारा सर का ही तरीका है, मेरा तरीका थोड़ी है। ये 90 डिग्री है, 90 के बाद 120 आता है, 120 के बाद 120 10 30 135 आता है, उसके बाद 150 आता है, उसके पहले 60 आता है, उसके पहले 45 आता है, उसके पहले 30 आता है। तो यहाँ पर हमको एक शीशा बनाना रहता है, और 60 की वैल्यू 120 के बराबर, 45 की वैल्यू 135 के बराबर, और साइन 30 की वैल्यू 150 के बराबर होती है। तो साइन 150 की वैल्यू कितनी होगी? साइन 150 की वैल्यू साइन 30 के बराबर होगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो जब T1 इज इक्वल टू 100, यहाँ पर 1/2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 100 को डिवाइड कर देगा, 100 को डिवाइड कर देगा तो कितना आ जाएगा? T1 इज इक्वल टू 50। अब सेम इसी तरह हम T2 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? T2 डिवाइडेड बाई साइन 120, साइन 120 इज इक्वल टू 100। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 120 की वैल्यू आई थिंक किसके बराबर होती है? 60 के बराबर। और साइन 60 कितना होता है?
1/√2 √3/2, तो √3/2, 2 ऊपर चला गया, = 100। तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 100 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 100√3 विल बी राइट आंसर। सॉरी 50√3, 2 से 100 कैंसिल, तो 50√3 विल बी राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्वेश्चन नंबर आ गया क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, इस क्वेश्चन में भी मेरा वो पुल्ली वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे लगेगा आप देखते हैं, मैं बताता हूँ कैसे लगेगा, बस आप ध्यान से मैं जो कर रहा हूँ आप वो देखिए। इसमें टेंशन टी डेवलप होगा, तो इसमें टेंशन टी होगा। अब इसमें टी है तो इसमें कितना होगा 2t होगा। अब इसमें 2t है तो इसमें भी 2t होगा। इसमें 2t है तो इसमें 4t होगा। इसमें 4t है तो इसमें 4t होगा। ठीक, और इन दोनों में 4t है तो इसमें क्या हो जाएगा 8t हो जाएगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, अगर ये एक पुल्ली है, यहाँ से दो मास लटक रहे हैं मान लो, और यहाँ पर ये बधी हुई है, तो अगर इसमें टेंशन टी है, इसमें टेंशन टी है, तो इसका डबल इसमें टेंशन होगा 2t होगा। अगर यहाँ पर 100 न्यूटन है, यहाँ पर भी 100 न्यूटन ही होगा, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, तो यहाँ पर 200 न्यूटन होगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है। तो मैं 8t आ गई वैल्यू। अब क्या करते हैं, मैन और प्लैंक का एक में कर लेते हैं। मैं मैन का मास मान लेता हूँ, फ्लैंक का मास मान लेता हूँ कैपिटल M, और मैन का मास मान लेता हूँ स्मॉल m, और मैं इसको एक कर लेता हूँ। इसमें ऊपर कितना लग रहा है टेंशन 80, नीचे कितना लगेगा, क्या नीचे कितना लगेगा मास नहीं, फोर्स कितना लगेगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, m1 प्लस जी नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर है, बस इसको बैलेंस कर दो, आंसर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा 80 = कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। तो t क्या हो जाएगा, t = कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई जी डिवाइडेड बाई 8। ऐसा कोई ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन है। ये गुड क्वेश्चन में से एक है, पता है आपको, आपने इतने सिंपली कर लिया सॉल्व। फिर से मैंने लगता है 2 बार इसका ले लिया क्वेश्चन, ये वाला आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, ये एक ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक इस पर रखा है m का, तो इस पर फोर्स लगती है mg sin थीटा। बस इतना पता हो, बाकी मैं करा दूंगा। इस पर क्या फोर्स लग रही है, येलो कलर ले लेते हैं, mg cos थीटा sin थीटा। ये f ऊपर लग रहा है, तो इस साइड क्या लगेगा f cos थीटा, और इस साइड क्या लगेगा f sin थीटा। नेट फोर्स अगर इसको रेस्ट में रखना है, अगर मास को रेस्ट में रखना है, तो क्या करेंगे, अलोंग इंक्लाइन नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। नेट फोर्स 0 होने के लिए क्या होगा, ये इसमें क्या है, ये टेंशन है, ये टेंशन है, इसमें टेंशन टी है। टेंशन टी कितना होगा, जितना ये फोर्स है, क्योंकि स्ट्रिंग तो सेम है ना, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम होगी। तो इसमें फोर्स क्या आ गई एफ है, ये भी एफ है। तो इस डायरेक्शन में 2 फोर्स है, इस डायरेक्शन में 1 फोर्स है। इस डायरेक्शन में 2 फोर्स कौन कौन सी है, इस डायरेक्शन में 2 फोर्स है, इस डायरेक्शन में 1 फोर्स है। दोनों को इक्वेट कर दो। नीचे ऊपर फोर्स कितनी है, ऊपर फोर्स कितनी है, ऊपर फोर्स है F प्लस F cos थीटा। नीचे फोर्स कितनी है बताओ, mg cos थीटा = mg cos थीटा नहीं, mg sin थीटा। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे f निकालना है। कैसे निकलेगा f, यहाँ आओ, f कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos थीटा = क्या बचेगा mg sin थीटा, तो = mg sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा = f आ जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। जैसे अगर 2 स्प्रिंग दिया है, अगर आइडियल स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को स्ट्रिंग मान लो, सारी समस्या सॉल्व, सारे क्वेश्चन सॉल्व। ये स्प्रिंग है, मैं स्प्रिंग को स्ट्रिंग मान लूँगा, तो सब जगह टेंशन टी होगा। अगर ये पैरेलल में लगा है तो यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी। यहाँ आइडियल है ना, उसका मास नहीं है, तो सब जगह क्या होगा 50 न्यूटन फोर्स। अगर 2 स्प्रिंग लगा है तब भी स्ट्रिंग को स्प्रिंग मान लो, इसका यही सोल्यूशन अगर आइडियल है तो। अगर ये पैरेलल में लगी है तो सेम मास रेट करेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो टेंशन टी लगेगा, टी = 50 न्यूटन, 50 न्यूटन दोनों रेट करेंगी। तो फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग विल बी 50 न्यूटन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये क्वेश्चन, अगर एक स्प्रिंग को एक साइड से फोर्स लगाया तो उसमें इलॉन्गेशन होती है कितनी, F इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स होता है ना, तो x इज इक्वल टू एफ बाई के। अगर दोनों साइड से फोर्स लगाते हैं तब भी उसमें उतनी ही इलॉन्गेशन होती है। ये आपका वहम है कि उसमें ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी फोर्स लगी है और जो इसको स्टैटिक रख रही है, दीवार भी तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, वो एफ के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर दीवार नहीं है, सच में एफ है, तो क्या दिक्कत है? जैसे अगर एक रस्सी है, यहाँ पर 100 न्यूटन फोर्स लगी है, यहाँ पर 100 न्यूटन फोर्स लगी है, तो तुम ये थोड़ी कह दोगे कि 200 न्यूटन फोर्स है, 100 ही न्यूटन फोर्स है ना। नेट फोर्स यहाँ पर कितनी है? नेट फोर्स 0 है। क्यों? दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, इक्वल फोर्स है। तो यही ये क्वेश्चन है उसी का, कि अगर एफ ऐसे लग रहा है, एफ दोनों साइड से लग रहा है और फिर एक में एक साइड से लग रहा है, तो इलॉन्गेशन क्या होगा? दोनों में इलॉन्गेशन सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस अगर एक साइड 2 kg लटकाया, एक साइड 2 kg लटकाया, तो क्या रेट करेगा? 2 kg रेट करेगा, 0 kg रेट करेगा, 4 kg रेट करेगा? वो 2 kg ही रेट करेगा। क्यों 2 kg रेट करेगा भाई? क्योंकि इस पर टेंशन कितनी लग रही है? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन मतलब 2 kg। ये भी अगर दोनों साइड से लग रही है, जैसे ये तो वैसे ही हो गया ना कि एक साइड से फोर्स एफ लग रही है और दूसरे साइड से एफ लग रही है, वैसा वाला केस जैसा हो गया, तो इसमें ये 2 kg ही रेट करेगा। इसका आंसर ये होगा। सर ने बहुत जल्दी जल्दी में भगा के बताया था। ये देखो, ये जो क्वेश्चन था वो वाला, जो 2 स्प्रिंग लगा था आइडियल वाली, तो अगर ये 4 kg है तो दोनों 4 kg रेट करेंगे, बोथ 4 kg आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन उनका PDF नहीं, यही वाला था लास्ट, इसके बाद कोई लास्ट नहीं है। एक कॉन्सेप्ट था बताना लास्ट, क्या था कि अगर स्प्रिंग को ऐसे लगा दिया और इसमें मास मैंने 2 kg का कर दिया, तब ये क्या रेट करेगा? बी ऑप्शन ए रखता हूँ, 2 kg रेट करेगा। ऑप्शन बी 1 kg रेट, ये चल क्यों नहीं रहा है, मेरी पेन खराब हो गई क्या? ये ऑप्शन बी 1 kg, ऑप्शन 1 2 kg क्या रेट करेगा, और ऑप्शन सी 4 kg। तो ये सेकंड ऑप्शन सही होगा, 2 kg नहीं 1 kg रेट करेगा। क्यों 1 kg रेट करेगा भाई? 2 kg क्यों नहीं रेट करेगा इस बार? क्योंकि 2 स्प्रिंग लग गई, इसमें भी टेंशन मान लो, इसको स्ट्रिंग मानो, ये है, इसमें मास 2 kg लगा है, तो इसमें टी, तो 2 टी लग गया, टी और टी, ये जो 2 टी है वो 2g को बैलेंस कर रहा है, तो 2 टी इज इक्वल टू 20 न्यूटन। 2 टी 20 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है, तो टी क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन। जब टी 10 न्यूटन हो जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ? वो 1 kg रेट करेगा। तो अगर पैरेलल में स्प्रिंग लग जाती है तो आधा जो वेट लगा होता है उसका रेट करती है, और अगर सीरीज में लगा होता है तो जितना वेट लगा होता है उतना ही रेट करती है। आज का लेक्चर खत्म होता है। लेक्चर थोड़ा बड़ा सा हो गया। जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।